हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर में बाइंग डिसीजन प्रोसेस या बाइंग प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे समझते हैं। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिन प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन में बहुत निर्णय लेता है और उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती है और उसकी पूर्ति के लिए उसे निर्णय लेना पड़ता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इस निर्णय लेने की कोई एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या वो ऐसे ही निर्णय ले लेता है। तो मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि चाहे व्यक्ति जाने में करे चाहे अनजाने में करे, प्रत्येक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो निर्णय लेता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यहाँ ये बात उत्पन्न होती है, क्या सभी प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कोई एक निश्चित सर्वमान्य प्रक्रिया है, या प्रोडक्ट और सर्विस के अलग अलग होने पर प्रक्रिया भी अलग अलग होगी? या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि उत्पाद की प्रकृति क्या है, वस्तु की प्रकृति क्या है, वस्तु या सेवा कह दें उसकी प्रकृति क्या, उसका मूल्य क्या है, उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, अर्थात वो कितना उसका हमारे जीवन में योगदान है, और इसके साथ साथ उसका उपयोग करने की जो समय वो कितना है, क्या वो 5 साल तक वस्तु हमारे काम आने वाली है, या वो कुछ घंटे काम आने वाली है, या कुछ क्षण काम आने वाली है, किस प्रकार की वो वस्तु है, और उससे हमारा आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, हमारी सामाजिक संतुष्टि पर, इस पर क्या प्रभाव, हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी जो वो क्रय निर्णय प्रक्रिया है उसको निर्धारित करना पड़ता है, क्रय निर्णय प्रक्रिया को, और उसके अनुसार हमें निर्णय लेने होते हैं। स्टूडेंट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता, या ये कह दें कि रोज़मर्रा के काम में आने वाले प्रोडक्ट, हमारे डे टू डे में जो काम आते हैं, जैसे पेस्ट है मान लो, या खाने का सामान है हमारा, ब्रेड है, बटर है, या अन्य प्रकार के जो हम दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, ये हम बहुत बार निर्णय लेते रहते हैं दिन में कई बार, या हम अल्टरनेट डेज में, या एक महीने में कई बार हमें ये निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए उस पर हमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, हम उसके लिए पहले से काफ़ी कुछ डिसाइड किया होता है, तो हमें वो निर्णय लेने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लो हमें कंप्यूटर खरीदना है, हमें कार खरीदनी है, हमें मकान खरीदना है, हमें कोई बहुमूल्य वस्त्र खरीदने हैं, या बहुत महंगी कोई हमें घड़ी खरीदनी है, या अन्य प्रकार के ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं। तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं का मूल्य अधिक है, उन वस्तुओं का हमारे जीवन के अंतर्गत संतुष्टि का जो एक सीमा है वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कि उससे हमें, वो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता से जुड़ी हुई है, उसका आर्थिक प्रभाव भी है, हमारी इनकम से उसका प्रभाव जुड़ा हुआ है, या वो हमारी बचत है उसमें बहुत बड़ा रेशो हम उस पर खर्च करने जा रहे हैं। इन चीज़ों के कारण से हमें हमारी निर्णय प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, अर्थात कुछ जगह निर्णय प्रक्रिया हो सकता है छोटी हो, कुछ जगह निर्णय प्रक्रिया काफ़ी स्टेप्स के अंतर्गत हो, जिसे हमें सोच विचार कर और निर्णय लेना होगा। तो मोटे तौर पर यह कह दें कि हम जो भी वस्तुएं क्रय करते हैं और उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कह दें लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज, और दूसरा कह दें हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसा मैंने बताया कि जो डे टू डे की वस्तुएं हैं उसको हमने लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में रख सकते हैं, सर्विस में रख सकते हैं, और जो हमारी महंगी वस्तुएं हैं, जो अधिक महंगी है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कंप्यूटर का और चीज़ों का, तो वो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और हम सर्विसेज में उसको शामिल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जो क्रय निर्णय है उसको ले सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकें। तो हम इसमें 6 स्टेप्स को शामिल करते हैं इस प्रक्रिया में, और इनके माध्यम से हम निर्णय प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला आता है आवश्यकता या समस्या की पहचान करना, या कह दें नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन।
कि हमारी आवश्यकता किस प्रकार की है, हमारी समस्या कैसी है। हमारे पहले उसे आवश्यकता को समझना होगा कि हमारी जो हम आवश्यकता के लिए वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित कर सकती हैं, या उसके माध्यम से हम किस प्रकार की अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, इसे हमें समझना होगा। जैसे हम छोटा सा कह दें कि मेरे को भूख लगी है और मुझे कुछ खाने की चीज़ चाहिए, तो निश्चित तौर पर मेरे सामने बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे किस समय टाइम क्या है और क्या खाना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ क्या वो मेरे कोई मेन कोर्स में है, खाने में है, या मैं उसको क्षणिक उसका उपभोग करते हुए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता हूँ। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो निश्चित तौर पर यदि उसके पास पहले से कार है तो उसे देखना होगा कि वो अपनी पुरानी कार में उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको असुविधा हो रही है, किस प्रकार का वो उसको कष्ट दे रही है, या किस प्रकार की उससे परेशानी आ रही है, और नई कार में खरीदने के लिए वो किस प्रकार का आराम चाहता है, किस प्रकार का सम्मान चाहता है, कैसी वो अपनी उसकी प्रतिष्ठा देखना चाहता है। तो इन दोनों बातों को उसे समझना होगा, इन दोनों के अंतर को समझना होगा, तभी वो क्रय के संबंध में कि किस सेक्टर में जाए या किस प्रोडक्ट को वो खरीदे, इसके बारे में सही निर्णय कर पाएगा। तो दूसरा स्टूडेंट्स के अंतर्गत आता है स्टेप सूचनाओं या विकल्पों की खोज करना। इंफॉर्मेशन या अल्टरनेट्स जो आपके पास उपलब्ध है उनकी सर्च करना, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जब आप आवश्यकताओं को पहचान लेते हो कि मेरी आवश्यकता वास्तव में क्या है और इसको किस किस चीज़ के माध्यम से मैं पूरा कर सकता हूं, तो हमें निश्चित तौर पर फिर विभिन्न प्रकार के जो बाजार में प्रोडक्ट उपलब्ध है उसके बारे में सूचना एकत्रित करनी होती है कि बाजार में किस किस ब्रांड की वस्तुएं उपलब्ध हैं, या कौन कौन से मॉडल उसके उपलब्ध हैं, किस किस कंपनी के उपलब्ध हैं, उनका मूल्य क्या है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या है, उनके फीचर्स क्या है, इन सब के बारे में हमें सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको कार का उदाहरण दिया था कि हम कार बदलना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि बाजार में कितनी कंपनियों के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, उन कंपनियों के बारे में, फिर उनमें से कुछ कंपनियों को देखना और उसके साथ साथ उनके विभिन्न ब्रांड्स को, मॉडल को देखना, अपने बजट को देखना, अपनी सुरक्षा को देखना, अपनी स्टैंडर्ड्स को देखना। इसको हमें इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करनी होंगी, और उन सूचनाओं को एकत्रित करने के पश्चात हम उन सूचनाओं का एक क्रम में निर्धारण करेंगे, अर्थात हम उसमें, ताकि हम उसको समझ सके, इन सूचनाओं को क्रमवार हम अपने दिमाग में हो, चाहे इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार का कोई एक फॉर्मेट तैयार करना पड़े, उसके माध्यम से हम इन सूचनाओं के बारे में एक जानकारी को निर्धारित क्रम में रखते हुए इसको एकत्रित करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स दो प्रकार की सर्च हो सकती है, एक इंटरनल सर्च और दूसरा एक्सटर्नल सर्च। इंटरनल में क्या है, आंतरिक खोज में, कि वो देखता है कि वास्तव में अपने अनुभव के आधार पर जो उसने जैसे अपने कार की बात कर रहे थे कि कार को जो उसने ऑलरेडी यूज़ करा था उसमें किस प्रकार की उसको समस्या आ रही थी, क्या क्या वो कमियां उसमें अनुभव करता था, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसकी फीलिंग्स थी, इस बातों को वो अपने आंतरिक खोज से, हम कहते हैं इंटरनल सर्च से, वो एकत्रित करता है। और एक एक्सटर्नल आती है कि वो अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, या जो व्यक्ति जिस प्रकार की सोच मैं रखता हूँ या जो चीज़ चाहता हूँ उसके बारे में उनके अनुभव को प्राप्त करता है। इसी प्रकार वो विज्ञापन के माध्यम से, सेल्समैन के माध्यम से, या जो सेल्स प्रमोशन है उसके माध्यम से, या अन्य प्रकार के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से, या अन्य प्रकार के जो हमारे समाचार पत्र हैं या अन्य प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके माध्यम से क्या करता है, वो अपने विकल्पों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप इसमें आता है विकल्पों का मूल्यांकन करना, या कह दें एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो इसमें जब उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को समझ लेता है, सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है, विकल्पों की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर, कुछ निर्धारित, हम कह दें, आधार निश्चित करते हुए वो अपने विकल्पों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके लिए हो सकता है जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हो उनसे, या अपने परिवार के सदस्यों से, या अपने फ्रेंड से, पड़ोसियों से, या अन्य प्रकार के एक्सपर्ट से वो सूचनाएं प्राप्त करते हुए कुछ आधार तय करेगा, कुछ मापदंड निर्धारित करेगा। ऑब्जेक्टिव वे में हम ये कह दें, सब्जेक्टिव वे में कह दें, क्वांटिटिव वे में वो उनकी तुलना करेगा,
और उसके आधार पर वो निर्णय लेगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसके बारे में अपना वो मन बनाएगा। जैसे हमने कार की बात कर रहे थे, तो कार का मूल्य क्या है, इसके बारे में वो उसके आधार पर निर्णय ले सकता है। कार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसकी अधिकतम सीमा क्या है, वो कौन सा पेट्रोल वर्जन है या डीजल का है, उसकी एवरेज क्या है, उसमें सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो इन सब बातों के माध्यम से वो ऐसे कुछ आधार फिक्स करेगा, बेस बनाएगा, या वो इसके बेस पर उनमें तुलना करेगा जो उसने विभिन्न विकल्प अपने लिए निर्धारित किए हैं। शब्द या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि मान लो वो कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी किस्म कैसी है, अर्थात उसकी किस किस्म का है, वो उसकी ब्रांड बाजार में उसकी छवि क्या है, और उसकी गुडविल कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका इंजन किस कंपनी का है, उसकी पैकिंग कैसी है। इन सब बातों के आधार पर वो अपने जो विकल्प हैं उनमें तुलना करेगा और उसके पश्चात वो उनकी जांच पर करेगा अपने उत्पाद की। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है इसमें, ट्रायल एंड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की जांच परख करना। तो जो उसने सूचना एकत्रित की, जो उसने विकल्पों का मूल्यांकन किया, इसके पश्चात क्या करता है, वो देखता है कि वास्तव में जो उसने प्रोडक्ट का 2 या 4 प्रोडक्ट अपने उसने निर्धारित किए हैं, फिक्स किए हैं, उसके बारे में सोच विकसित हुई है, क्या वो वास्तव में सही है। तो वो इसके लिए उसे, मान लो खाने का प्रोडक्ट है तो उसे खाकर देख सकता है, उसे, या कोई सूंघने का प्रोडक्ट है उसको सूंघ कर देख सकता है, जैसे मान लो कोई क्रीम है, पाउडर है या परफ्यूम है। तो इसी प्रकार या कोई दूसरे प्रोडक्ट है, जैसे अपने कार की बात करें तो उसका ट्रायल भी ले सकता है, उसे चलाकर भी देख सकता है। और इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, इसके बारे में भी वो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करता है और उसको जांच और परखता है और उसमें देखता है कि वास्तव में जो बातें कही गई हैं वो उसमें सही प्रतीत हो रही हैं उसे, और क्या वो सही है, क्या उसके लिए वो फायदेमंद है। तो इस प्रकार वो उत्पाद की जांच परख करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट 5th स्टेप आता है परचेज डिसीजन या क्रय निर्णय करना। क्रय प्रक्रिया के इस चरण में हम ये कह दें कि जो उपभोक्ता होता है वो उत्पादों के विभिन्न ब्रांडों में से किसी एक ऐसे उत्पाद या ब्रांड का चयन करता है जिसको कि वो क्रय करना चाहता है, और इस हेतु जो उपभोक्ता है वो अपने उपलब्ध सभी विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात, वो उनका मूल्यांकन करने के पश्चात वो किस प्रोडक्ट के संबंध में निर्णय करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। अब इसके लिए उस उपभोक्ता को उस उत्पाद के क्रय निर्णय के साथ साथ कुछ जो परिस्थितियाँ होती है उसे भी प्रभावित करती हैं, उसे देखना होता है। जैसे कई बार वो प्रोडक्ट निर्धारित कर लेता है और वो प्रोडक्ट का कलर उपलब्ध नहीं होता, तो इसके लिए हो सकता है या तो वो वेट करे या किसी दूसरी कंपनी के कलर उपलब्ध होने वाले प्रोडक्ट की ओर जाए। तो इस प्रकार वो चीज़ें भी उसे निर्णय लेते समय प्रभावित कर सकती हैं। और स्टूडेंट्स, 6th स्टेप में आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, क्रय उपरांत मूल्यांकन। कि जब कोई प्रोडक्ट हमने क्रय कर लिया उपभोक्ता ने, तो क्रय करने के पश्चात उपभोक्ता देखता है कि क्या उसका क्रय निर्णय सही था या गलत था। अर्थात जो उसने प्रोडक्ट से आशाएं बांधी थी, जो उसने सोचा था कि ये प्रोडक्ट इस प्रकार का होगा, तो वो उसका यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन करता है और देखता है कि जो उसने प्रोडक्ट खरीदा क्या वो उसे संतुष्ट कर रहा है, क्या वो उसकी जो सोच थी उसके अनुरूप सही उतर रहा है। यदि वो सही होता है तो वो उसके लिए खुद भी एक प्रचारक बन जाता है और उसका प्रचार करता है। लेकिन यदि वो उसमें कमी रह जाती है, जो उसने सोचा था वो उसके अनुरूप नहीं है, जो उसने आधार तय किए थे उसके अनुसार वो उसकी संतुष्टि पूरी नहीं कर रहा, तो निश्चित तौर पर वो असंतुष्ट होता है और इसके विरुद्ध अपनी शिकायतें कंपनी में करने के साथ साथ सामान्य अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में भी उस प्रोडक्ट के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था किस प्रकार से उपभोक्ता क्रय निर्णय लेता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। आज हमने इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।